नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिसीज ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, कक्षा 12वीं, अध्याय 12वां और विषय राजनीति विज्ञान। शीर्षक है विकास की राजनीति और उसके पहले जो शब्द है नियोजित विकास। तो पहली बात तो हम इस अध्याय में विकास के बारे में पढ़ेंगे और कैसा विकास। वर्तमान में जो केंद्रीय सरकार है उसका जो उद्देश्य है, ध्येय है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हम उस विकास की बात करेंगे और नियोजित शब्द विकास से जो जुड़ा हुआ है इसके मायने हैं प्लान्ड, योजनाबद्ध। तो हम विकास की बात करेंगे, विकास के मायने जानेंगे, कैसे विकास की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है इसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वह विकास नियोजित विकास है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया विकास है। उसके साथ जब कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर अग्रसर है या योजनाओं के बल पर प्लान्ड डेवलपमेंट के आधार पर जब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति भी आती है। हर क्षेत्र अपने अपने विकास के लिए दांव पेच खेलता है, दबाव बनाता है सरकारों पर, अपने प्रतिनिधियों पर और उस राजनीति के तहत विकास का रास्ता निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये अध्याय हो रहा है नियोजित विकास की राजनीति। इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मूल रूप से इस अध्याय में आर्थिक विकास का जिक्र है, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और अन्य तरीके के विकास जो हैं वे आर्थिक विकास के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई देंगे। तो मुख्य मुद्दा जो इस अध्याय में है वह है आर्थिक विकास का मुद्दा और आर्थिक विकास के माध्यम से अन्य तरह के विकास को कैसे पाया गया या पाए जाने का प्रयास किया जा रहा है इसे समझेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं इस आर्थिक विकास की एक कड़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी। तो इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। जैसा मैंने पूर्व में कहा, योजनाबद्ध विकास के तहत इस अध्याय का अध्ययन है और हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सार्वजनिक क्षेत्र, उसका विस्तार और नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और उनका विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा, उनके विस्तार के बारे में जानकारी लेते हुए हम जानेंगे कि कैसे आर्थिक हितों का इसमें टकराव होता है और कैसे उस टकराव से हम विकास के अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, खाद्यान्न संकट। भारत उस दौर से भी गुजरा है जब किन्हीं कारणों से देश में खाद्यान्न संकट हुआ। उन कारणों को हम खंगालेंगे और उस संकट से उबरने के किए गए प्रयासों पर एक नज़र दौड़ाएंगे। साथ ही इन खाद्यान्न आपूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्रावधान किए गए थे, कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को खाद्यान्न की कमी की पूर्ति के उद्देश्य में जोड़ा गया, इसका अध्ययन करेंगे। और अंत में हरित क्रांति और उसके राजनीतिक प्रभाव।
हरित क्रांति और उसके राजनीतिक प्रभाव। हरित क्रांति क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़े, खासकर राजनीतिक प्रभाव। मूलतः ये हमारे बिंदु हैं इस अध्याय के। तो अब हम पृष्ठभूमि पर थोड़ा जाएं। विकास की जब बात होती है तो अनादिकाल से मानव जाति का विकास ही हो रहा है। उतार चढ़ाव आते हैं पर अंततः वह विकास की ओर बढ़ता है। उसकी जो ये यात्रा है, मानव सभ्यता की यात्रा विकास की ओर बढ़ती है। और उसी प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था है वह भी समय समय के साथ बदलती रहती है। हर क्षेत्र में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, पूर्व में राजतंत्र होता था, तानाशाही भी थी। वर्तमान काल जो है वह मूलतः लोकतंत्र का काल है। ये राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार पूर्व में राजा जब शासन करता था तो उसका उद्देश्य मात्र लोगों से कर लेना और उसकी एवज में उनको विदेशियों से सुरक्षा देना, यही उसका काम होता था। बस राजा का कार्य मूलतः यही होता था प्रारंभ में, प्राचीन काल में। धीरे धीरे राजा यानी शासन, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, संसदीय प्रणाली हो, इसमें धीरे धीरे इनके उद्देश्यों में बदलाव आता है। हम इस बदलावों का यदि अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि प्रारंभ में जो राज व्यवस्था या जो राजनीतिक व्यवस्था मात्र कर, टैक्स लेने और सुरक्षा प्रदान करने से प्रारंभ हुई थी, वह राजनीतिक व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बड़े दायरे में है। आज सत्ता का काम, राज्य का काम मात्र सुरक्षा पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति बीमारी की अवस्था में बिना इलाज के न रहे, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो, आदि आदि। यानी अब शासन की ये जिम्मेदारियां हो गई हैं। शासन ने, सरकार ने या सत्ता ने ये जिम्मेदारियां ले ली हैं कि उनका काम अब केवल सुरक्षा नहीं है बल्कि जन कल्याण है, लोक कल्याणकारी सरकार है। ये जन कल्याण और लोक कल्याणकारी सरकार विकास की बात सोचती है। तो हम ये जानने के बाद कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जन कल्याणकारी व्यवस्था है, निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी व्यवस्था है उसमें विकास उसका मूल लक्ष्य होता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में लगभग 200 वर्ष रहा। 1757 से लेकर 1947। उसके पहले मुगलों का शासन, उसके पहले सल्तनत का शासन और उसके पहले भारत के ही विभिन्न राजाओं का शासन था। यानी लगभग 900 एडी से एक तरीके से भारत जो है वो विदेशी ताकतों के नियंत्रण में आने लगा धीरे धीरे। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दास्तां से मुक्ति के बाद 1947 में जब हमें मुक्ति मिली तो उसके बाद आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौतियां हमारा मुख्य लक्ष्य हो गया, हमारी मुख्य समस्या हो गई।
कारण 900 एडी से जो विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं और विदेशियों का शासन शुरू होता है, जो 1947 तक चलता है, लगभग 1000 वर्ष, इसमें ये लोग मूल रूप से भारत का आर्थिक दोहन करने के लिए तो आए थे। और इस आर्थिक दोहन का परिणाम ही तो था कि जो सोने की चिड़िया थी वह अब गरीबों का देश बन गया था। तो सबसे बड़ी चुनौती जो स्वतंत्रता के समय भारत के सामने थी वह थी आर्थिक पुनर्निर्माण। आर्थिक पुनर्निर्माण। इस अध्याय के पहले हमने जो 2 अध्याय पढ़े हैं इसी विषय में, राजनीति विज्ञान में, उसमें हमने देखा था कि कैसे भारत शासन ने, भारत सरकार ने और भारत ने राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना किया। एक अध्याय का शीर्षक था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए किस तरह की चुनौतियां हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के दल आए, दलों को मान्यता मिली, जनता को मतदान का अधिकार दिया गया, आदि आदि। तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। वह देश जो 1000 वर्षों से दासता के चंगुल में था, अब उसमें उसके लोगों में लोकतंत्र की भावना पनपाना एक बहुत कठिन जटिल कार्य था। क्षेत्रीयतावाद से उनको उबार कर राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करना ये एक बहुत दूभर काम था। तो ये 2 चुनौतियों का हमने अध्ययन कर लिया पूर्व में, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और लोकतंत्र के उचित रूप से भारतीयों में समावेश की चुनौतियां। लेकिन अब तीसरी चुनौती इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं और वह है आर्थिक पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, आर्थिक पुनर्निर्माण। कि ये चुनौती इसलिए थी कि इसी में सबकी भलाई सुनिश्चित की जा सकती थी। आर्थिक मुद्दा जो था वो सबके लिए था। देश का हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है आर्थिक मुद्दों से। तो सबकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक चुनौतियां तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारतीय शासन के सामने, भारत सरकार के सामने। जहां तक पहली 2 चुनौतियां हैं, उन दोनों का निराकरण या उन दोनों का हल हमने अध्ययन किया और पाया कि बड़े एक अलग तरीके से, कुछ अलग और तनिक कठिन तरीकों से इन समस्याओं का निराकरण किया गया। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में विलय की चुनौती बहुत बड़ी थी, पलायन की चुनौती थी, विस्थापितों की चुनौती थी, आदि आदि। और लोकतंत्र के मामले में सही तरीके से मतदान को समझना, समझाने की चुनौती थी, अपने प्रतिनिधित्व, अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने की चुनौती थी। तो इन चुनौतियों को हमने कुछ अलग तरीके से, भले ही वो कठिन तरीके थे, उसको अपनाया और सफल हुए। और तीसरी चुनौती जो थी, आर्थिक चुनौती, वो भी कुछ इसी तरीके से उसके लिए, उसकी इस आर्थिक चुनौती का सामना भी कुछ अलग और तनिक कठिनाई तरीकों से किया गया। जहाँ तक आर्थिक विकास के मामले की बात है, हमको आर्थिक विकास के मामले में उस हद तक सफलता नहीं मिली जिस हद तक हमको पहली 2 चुनौतियों का सामना करने में मिली, लेकिन फिर भी सफल तो हुए हैं। एक सीमा तक सफलता मिली और उसका इतनी सफलता ना मिलने का कारण केवल ये कि ये चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन थी, कहीं ज़्यादा गहरी थी। दरिद्रता बिल्कुल रसातल पर थी। देश के पास आर्थिक रूप से जो समस्याएं थी वो सबके लिए मुंह बाए खड़ी थी। तो इस प्रकार इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसले पढ़ेंगे। पुनः ये वाक्य सुनिए, आर्थिक विकास। विकास कैसा? आर्थिक विकास। उस पे कुछ बुनियादी जो सवाल थे, बुनियादी जो मुद्दे थे, बुनियादी जो चुनौतियां थी, आधारभूत चुनौतियां थी, उस पर जो राजनीतिक फैसले लिए गए उसका अध्ययन करेंगे।
और इसीलिए इस अध्याय को हम नियोजित विकास की राजनीति कहते हैं। ये सवाल क्या थे? ऐसे क्या सवाल थे जो आर्थिक विकास के मुद्दे में से जुड़े हुए थे? पहला सवाल, यदि हम सरसरी नज़र डालें तो पहला सवाल हम कह सकते हैं कि विकास कैसा हो, विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी। विकास के नाम पर मुख्य बहस क्या थी और इसको लेकर कौन कौन से फैसले हुए, क्या क्या निर्णय सरकार ने लिया। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जो सवाल थे, जो चुनौतियां थीं, सवाल अर्थात चुनौतियां, उसके लिए सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, इसका हमने अध्ययन किया। उसी प्रकार यहाँ अब हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो प्रश्न सामने उठ रहे थे बार बार, उसका राजनीतिक हल कैसे निकाला गया। दूसरा, पहले 2 दशक की यदि हम बात करें, 1947 से 1967 तक के आसपास की, तो इन 2 दशकों में हमारे देश के राजनेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई देश के आर्थिक विकास में एक तरीके से गति लाने के लिए, और ऐसा क्यों किया? कौन सी रणनीति अपनाई और ऐसा क्यों किया, क्या परिणाम रहे? और ये 2 दशक, पहले 2 दशक की बात है ये, इसको अभी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये जो 2 दशकों में जो रणनीति अपनाई गई थी, जो तरीके ईजाद किए गए थे, जो रास्ता लिया गया था, उस रास्ते पर चलने के क्या परिणाम रहे, अर्थात क्या उपलब्धियां रही, क्या पाया, क्या खोया, और क्या सीमाएं थीं, दिक्कतें क्या आईं, राह के रोड़े क्या थे। आर्थिक विकास हम उस ऊंचाई पर नहीं पा सके जिस ऊंचाई पर हमने बाकी अन्य चुनौतियों में सफलता पाई थी। तो मतलब कुछ बाधाएं थीं। तो क्या बाधाएं थीं? हमारी उपलब्धियों को बढ़ाने में, आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने में कौन कौन सी बाधाएं सामने आए, इसका अध्ययन होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2 दशक के बाद इस रणनीति को छोड़ दिया गया तो क्यों। आप ये जान लें कि ये जो रणनीति थी या ये जो रास्ता लिया गया, अख्तियार किया गया शुरू के 2 दशकों में, उसे 1967-70 आते आते उसे त्याग दिया गया। ये आप अभी जान लें क्यों त्याग दिया गया, इसे हम पढ़ेंगे और तब हम जानेंगे कि इसके बाद कौन सा रास्ता अपनाया गया। तो इस प्रकार हमारे इस अध्याय का ये मुख्य मुद्दा रहेगा, पृष्ठभूमि। और उसके बाद इस अध्याय में आने वाले विभिन्न बिंदुओं को जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने अध्याय पर। शुरुआत है नियोजित विकास क्या और क्यों। किसे कहते हैं नियोजित विकास? नियोजित विकास का तात्पर्य या नियोजित विकास के मायने केवल यही है कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण, विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। क्या मायने हुआ? मैंने बताया आपको शुरू में, विकास कई तरीके के होते हैं। हमारा ये अध्याय आर्थिक विकास पर केंद्रित है। अब आर्थिक विकास के भी बहुत से पहलू हैं। आर्थिक मुद्दों में क्या कृषि का विकास, संचार माध्यमों का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, शिक्षा क्षेत्र में विकास, परिवहन के क्षेत्र में विकास, वैज्ञानिक सोच में विकास, आदि आदि, न जाने कितने विकास के मुद्दे होते हैं आर्थिक मुद्दों में, और ये सबका संबंध आर्थिक मुद्दों से है। तो नियोजित विकास का अर्थ है विकास की प्राथमिकताओं को तय करना और तय करते समय उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग, अर्थात विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना ही नियोजित विकास कहलाता है। मैं विकास की कल्पना करते हुए
कुछ ऐसे लक्ष्य रखूं जिसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन हमको चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, तो क्या ऐसा विकास पाया जा सकता है? नहीं। तो नियोजित विकास वो विकास है जिसमें आपके जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका उचित तरीके से दोहन और उपयोग किया जाएगा, और ऐसा करते हुए विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। तो विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से बढ़ाना, ये नियोजित विकास का लक्ष्य होता है। विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से बढ़ाना, ये नियोजित विकास का लक्ष्य है। और नियोजित विकास के लक्ष्य को पाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होता है कि हम उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें। आज़ादी के समय जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति, जैसा मैंने बताया, बड़ी दयनीय थी। दरिद्रों का देश हो चुका था। 1000 वर्ष का जो शोषण था उसकी परिणति इस रूप में हुई थी कि भारत को एक गरीब देश कहा जाने लगा था। बहुत दयनीय स्थिति थी। विकास के जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे ढांचा, आधारभूत सुविधाएं, पूंजी, पैसा, आधारभूत सुविधाएं, पैसा यानी पूंजी, तकनीक यानी ढांचे का उपयोग, पैसे का समुचित उपयोग, उसके लिए टेक्नोलॉजी आदि, ये तीनों चीज़ों का बहुत अभाव था। और ऐसे देश में जहाँ इन तीन चीज़ों का अभाव है, तीनों का जो आधारभूत ज़रूरत है विकास के लिए, वहाँ पे आर्थिक विकास बहुत कठिन हो जाता है। भारत की बड़ी जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण थी। विकास की रास्ते में एक बाधा थी। इसको जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना ही सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आधारभूत सुविधाएं, जिसे हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आज़ादी के बाद सरकार के प्रति, तो ये सरकार के प्रति जो जनता की अपेक्षा थी वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि नियोजित विकास के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थीं। पहला, अत्यंत दयनीय स्थिति। दूसरा, विकास की आधारभूत चीज़ों की उपलब्धता नहीं होना, गैर उपलब्धता। तीसरा, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या। चौथा, भारत का स्वयं का एक गरीब होना, पूंजी न होना ये एक बात है, पर जनता का स्वयं का अत्यधिक दरिद्र होना ये एक और बात है। पांचवा, इतने लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से पूरे देश के लोगों ने भाग लिया, और भाग लेते समय उनकी इच्छा थी, ये अपेक्षा थी कि अंग्रेज़ के जाने के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो भी शासन करेगा भारत पर, जो भी दल या जो भी सत्ता में आएगा, वो हमारी इन इच्छाओं को पूरी करेगा। अर्थात जन इच्छा, जन अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जन अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। लोगों की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होना मतलब सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव होना, जनता का दबाव होना, ये एक अगली समस्या थी। और इसलिए इन समस्याओं के निराकरण के लिए एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था कि भाई हम केवल योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग की धारणा के साथ तीव्र और व्यवस्थित सामाजिक आर्थिक विकास की ओर चलें। समझ गए? योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, प्लानिंग के साथ आर्थिक सामाजिक विकास की ओर चलें। और इसलिए हमने
प्लानिंग वाली धारणा को अपने विकास के लक्ष्य के साथ जोड़ा और कहा सुनियोजित विकास, नियोजित विकास। ये आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे नियोजित विकास क्या, क्यों। अब ये छठवां बिंदु जो है जिसमें नियोजित विकास को और प्रबल बनाया, वो था कि भारत में संसाधनों की प्रचुरता तो थी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता तो थी, लेकिन मैंने जैसा बताया इन संसाधनों के दोहन की तकनीक तो नहीं थी। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से मेरा ताल्लुक है कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज पदार्थ और अन्य ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो रसायन के, चाहे वन हो और धरती के अंदर के संसाधन जो हों, इन सब के उपयोग के लिए जो तकनीक लगती है उसका अभाव था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ओर संसाधन की प्रचुरता थी तो दूसरी ओर तकनीक शून्य थी, तकनीकी ज्ञान शून्य था। अगली समस्या वो ये थी कि विकास की चुनौतियों की तुलना में, जो ऊपर मैंने आपको चुनौतियां बताई हैं यहाँ, इसकी तुलना में संसाधन कम थे, उपलब्ध आर्थिक संसाधन कम थे, धन कम था, पूंजी कम थी। पर अगली समस्या, भारत ग्रामीण देश माना जाता है, अर्थात देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और गरीबी का जीवन व्यतीत करती है। तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में अधिकतर लोगों का रहना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ग्रामीण जीवन जो है वो बड़ा एक रुका हुआ, थमा हुआ जीवन रहता है। उन लोगों में ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा अग्रसर, ज़्यादा आगे बढ़ने का वो नहीं रहता मादा, जो शहरी लोगों में होता है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रामीण जीवन एक शांत जीवन, एक स्थायी, एक रुका हुआ जीवन रहता है। और वहाँ पर यदि हमारी ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण है और वह भी गरीब है, तो समस्या और बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों के साथ विकास की बात करना या विकास के दर को प्राप्त करने की अपेक्षा करना एक और कठिन काम हो जाएगा। अगली समस्या थी, ग्रामीणों के अलावा एक तबका ऐसा भी था भारतीय समाज का, जनसंख्या का, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था। आपने सुना होगा अछूत, दलित, मूल निवासी, जिन्हें हम आदिवासी जनजाति या अन्य नामों से जानते हैं, हरिजन। ये जो कटा हुआ समाज था, ये तबका भी काफ़ी बड़ी संख्या में था। तो इनको मुख्य धारा में लाने की समस्या और चुनौती भी तत्कालीन शासन के सामने खड़ी थी कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये लोग समाज के साथ जुड़ें, मुख्य धारा में आए। इसलिए ज़रूरी था कि सामाजिक न्याय, विकास में सामाजिक न्याय को जरूर शामिल किया जाए, अर्थात ऐसा विकास जिससे समग्र समाज का उद्धार हो, समग्र समाज का विकास हो, वही हमारा लक्ष्य होगा। ऐसा विकास नहीं जो समाज के कुछ वर्ग के लिए ही हो, अर्थात विकास के साथ
सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया, बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती, इतनी सारी चुनौतियों में विकास के नाम पर ये सब चुनौतियां तो थीं, अब विकास के लिए एक सामाजिक न्याय का होना एक तरीके से तत्कालीन भारत के लिए अपरिहार्य हो गया था। यदि सुनिश्चित करना है कि समुचित विकास हो तो हमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार इन सब कारणों से नियोजित विकास का मार्ग सर्वश्रेष्ठ, सबसे उचित मार्ग माना गया और इसलिए नियोजित विकास हमारे तत्कालीन शासन का लक्ष्य बना।